नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं बजट 2023। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश का आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में 8 साल बाद बड़ी राहत दी है। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, खिलौने, साइकिल सस्ते तो चांदी का सामान, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक किचन चिमनी महंगे होंगे। बजट में मोदी सरकार ने युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। देश के राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इनमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। पीएम आवास योजना पर फंड 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है। देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। रेलवे को अब तक सबसे बड़ा आवंटन 2.40 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। यह 2013-14 में दिए गए आवंटन से 9 गुना ज्यादा है। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एयरोड्रोम का नवीनीकरण किया जाएगा। करीब 1 घंटा 27 मिनट के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम 1 साल और चलेगी। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे। एमएसएमई को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान भी किए। तो आइए अब इसी पर चर्चा करते हैं और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं मेहमान के रूप में एक्सपर्ट होंगे, थोड़ी देर से जुड़ेंगे। अभी हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी से ही जानने की कोशिश करते हैं कि बजट एक तरह से हम देख रहे हैं मनोज जी कि संतुलित है, सबको सब कुछ मिला है। जो मध्यम वर्गीय जो कहा जा रहा था कि बड़ा दबाव में है, कोरोना काल के बाद से ज़्यादा मार उसी पर पड़ी है, इस बार उसे भी राहत मिल गई है। गरीबों के लिए तो आपने देखा है जिस तरह से योजना चल रही थी, खासकर मुफ्त अनाज वाली, वो जारी रहेगी। टैक्स स्लैब में भी राहत मिली है। आप कैसे देखते हैं पूरे बजट पर? देखिए, जिस प्रकार से ब्रजेश जी इकोनॉमी की स्थिति मध्य हिंदुस्तान में, तो उस हिसाब से एक अच्छा बजट इसको कहा जा सकता है। और वैसे भी ये आखिरी बजट है, क्योंकि अगले साल जब चुनाव होना है तब अंतरिम बजट आया जाएगा। तो पूर्ण जो बजट की बात थी हम कह सकते हैं। और जो बीजेपी का कोर वोटर है, मिडिल क्लास, जिसने मोदी को बड़ी उम्मीदों से अच्छे दिन के वादे पर वोट किया था दोनों बार, उसको अभी तक राहत नहीं मिली थी। गरीबों की हम बात करें तो जो आपने भी जिक्र किया है कि 80 करोड़ लोगों को लगातार हम देख रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, लगभग 2 साल, उनको फ्री अनाज दिया जा रहा था और इसकी सीमा 1 साल और बढ़ा दी गई है। जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको लगातार राहत दी जा रही थी और जो कांग्रेस और वापी विपक्ष भी उसको लेकर आरोप लगाता रहा था। लेकिन मिडिल क्लास को जो टैक्स स्लैब में एक बड़ी छूट दी गई है। दूसरी एक बड़ी चीज़ है जो महिलाओं के लिए एक अच्छी बात है और बुजुर्गों के लिए, कि उनको जो 7.5% ब्याज दर की बात की गई वो एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही जो गरीबों के मकान की बात हो रही है उसको लेकर जिस प्रकार से बजट में प्रावधान किया गया है, इसके साथ ही जो महिला सम्मान योजना है वो आगे बढ़ा दी गई है पर 2025 तक 7.5% उनको ब्याज देने की बात की जा रही है। और साथ ही टीवी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते किए गए हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार का यही मानना है कि जो घरेलू खपत है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि दुनिया में वैश्विक मंदी की आहट सुनाई दे रही है और हमारे अपना इतना बड़ा कंज्यूमर बाजार है हिंदुस्तान का अपना, कि जो करोड़ों की संख्या में, जो कि कई देशों की कुल आबादी से कहीं ज़्यादा है, तो उनके पास ज़्यादा पैसा हो, वो ज़्यादा खरीदारी कर सकें। तो हमने देखा जो मध्यम आय वर्ग है जिसको टैक्स में रिबेट दी गई है, तो वो जो बचत हैगी उसकी वो बाजार में आएगी। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट अवधोसंरचना के लिए 75,000 करोड़ की बात की गई है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही एक अच्छी बात ये की गई है कि जो नगर निगम है वो अपने बॉन्ड ला पाएंगे। अभी तक हम देखते हैं कि नगर निगम के बाद जितना टैक्स कलेक्शन है वो डेवलपमेंट उससे हो नहीं पाता, सैलरी के कई बार लाले पड़ जाते हैं। अब जब वो अपना बॉन्ड लेकर आएंगे तो इसके बाद जो शहरों का विकास है वो अच्छे से हो पाएगा। इसके लिए अच्छा स्टार्टअप के लिए जो कृषि फंड की बात की गई है, 5G के लिए 100 प्रयोगशाला की बात करी है, बिल्कुल MSME के लिए, क्योंकि हमने देख रहा है कि जो प्रधानमंत्री उद्यमिता के तहत जो लोन दिए जा रहे थे वो हम देखते हैं कि NPA उनका ज़्यादा हुआ नहीं, यानी जिन लोगों ने लोन लिए वो लगातार उसको चुका रहे हैं। तो अब सरकार का फोकस है जो ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाकों में जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिनकी पूंजी 1 करोड़ से 2 करोड़ 5 लाख करोड़ तक है, MSME, उनको एक तरह से ज़्यादा पैसा देने का प्रयास किया गया है, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में जब रोजगार सृजन करेंगे तो न केवल उनको, उनके परिवार को रोजगार मिलेगा, बल्कि कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो रही है
एकलव्य स्कूल की बात हो रही, तो बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि एकलव्य स्कूल में लगभग 38 लाख से ज़्यादा भर्ती निकाली जा रही है। रेलवे की हम बात करें, अभी तक का सबसे बड़ा बजट दिया। हमने देखा कोरोना काल में पटरी बदलना हो, स्टेशनों का अर्थ विकास हो, जो स्टेशनों का विकास करना हो, भोपाल का उदाहरण हमने देखा, RKPM जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया था। इसके साथ ही जो PM आवास की बात करें, 79,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लाखों लोगों का घर का सपना जो है पूरा हुआ। और एक अच्छी बात है कि जिसपे शायद बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, कि जो गरीब लोग जेलों में बंद है, वो कई ऐसे हैं जिनकी सजा की अवधि 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 2 साल की, लेकिन कोई 5-5 साल से जेलों में, क्योंकि उनको जमानतदार नहीं मिल पा रहा और है। 500,000 रुपए तक का जुर्माना नहीं भर पाते थे, इस वजह बिल्कुल। से वो जेल में लंबे समय तक रहते और थे। हमने मैं देखा लौटूंगा था आपके पास कि- मनोज जी, हमारे साथ अंशुल अग्रवाल जुड़ गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। पूरे बजट पर आपका नजरिया, पहली प्रतिक्रिया। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बोलिए। ठीक। सर, ये बजट जो था, जैसा एक्सपेक्टेड था कि ये इस सत्र का लास्ट बजट है, मेरे ख्याल से कुछ इको आ रहा है, मैं थोड़ी देर बाद कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मनोज जी, आपने जो बात कर रहे थे कि कैदियों के लिए, इसमें हमने देखा किसानों के लिए भी बहुत कुछ है। जो जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी थी, जी, तो उन्होंने अपने एक बड़ी वो बिल्कुल, हाँ। भावुक हो गई थी। उन्होंने ये कहा था कि कई आदिवासी ऐसे हैं या गरीब तबके के लोग जो जेलों में बिना कारण के छोटे छोटे अपराधों में सड़ रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। और जिन लोगों को ये गलत फहमी थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति के तौर पे केंद्र सरकार ने बनाया है, लेकिन जो वित्त मंत्री ने जो प्रावधान किया है, जिसके बारे में आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा। हमने देखा आज़ादी का हम अमृत काल मना चुके हैं, 76वां साल चल रहा है, कि इन गरीब तबकों के लिए सब बात हो रही थी कि उनको अनाज दे दो, उनको और हमने राशन दे देखा दो। कई एनजीओ इसमें सक्रिय हुए थे, कुछ राशियां जमा करते थे, जिसकी वजह से हमने लेकिन वो 26 इक्का जनवरी, दुक्का लोगों 15 या 100-50 हाँ। लोगों को उसका लाभ मिलता था, लेकिन ये इनकी संख्या बड़ी है। तो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार इसको गंभीरता से लिया है, तो ये एक ये बताता है कि जो सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कि वो एक गरीब आदमी जो कि किसी छोटे मोटे अपराध में, कई सारे ऐसा भी है कि जो अपराध ना भी किया हो, कईयों ने जाने अनजाने किया हो, क्योंकि जिनकी सजा पूरी हो जाती है, बिल्कुल। जुर्माने की राशि जमा नहीं कर पाते, जो वो भी। बड़े तबके को राहत मिलेगी। और जेलों की स्थिति आप, और खासकर किसी से हम छुपी देख रहे हैं नहीं कि जेलें कितनी ओवरलोडेड हैं, बिल्कुल। ऐसे में वहाँ जेल विभाग को भी इससे राहत मिलेगी। फिर लौटूंगा मैं मनोज जी आपके पास। अंशुल जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अंशुल जी, हाँ जी सर। इस बजट को लेकर आपका नजरिया। सर, बजट निहायत ही लुक्रेटिव है और मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में इससे बेहतर बजट पेश नहीं करा जा सकता था। अब देखने वाली बात इतनी है कि बजट तो सारे अच्छे होते हैं, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, दैट इज अ चैलेंज विद द गवर्नमेंट। तो इसमें हर वर्ग को खुश रखने की कोशिश करी गई है। किसानों के लिए बहुत बड़ा एलोकेशन है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा है, टैक्स पेयर्स को भी खुश करने की कोशिश करी है। कहीं ना कुछ पीनट सभी के लिए डाले हुए हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, 7 लाख तक की छूट न्यू रेजीम के लिए दी हुई है। मिडिल क्लास के लिए जो थ्रेशोल्ड में एग्जेम्पशन करा गया, वो भी एक वेलकम डिसीजन है। और इवन मैं तो बोलूंगा कि जो जिसको हम सुपर प्रीमियम क्लास बोलते हैं, जिनके लिए 37% का सरचार्ज होता था, उनको भी खुश रखने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने सरचार्ज को कम कर दिया। तो सभी के खाते में कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करिए, ताकि वोट और जो इस है बार वो पहली बार हटे ऐसा लग रहा है कि और किसी पर लोड नहीं डाला गया है, चाहे वो उद्योग बिल्कुल सही बात है हो, आपकी। चाहे किसान हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो। मुझे इस बजट का जो सबसे अच्छा जो पहलू लगा, वो लगा किसान और एमएसएमई पे जो फोकस था, जिससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ हम मूव हो रहे हैं। और कुछ डाटा मैंने बड़े इंटरेस्टिंग से कलेक्ट करे। मतलब जो रेवेन्यू मॉडल था, नॉर्मली हम ये सोचते थे कि जब बजट रखा जाता था तो बहुत हायर लेवल पे है ना रेवेन्यू डाला जाता था, ताकि फिस्कल डेफिसिट कम से कम दिखे। पर यहाँ पर उन्होंने रेवेन्यू मॉडल को भी बैलेंस रखने के लिए 11% के रेवेन्यू मॉडल रखा हुआ है। जो एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर में कट ऑफ करके 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, उसके अलावा भी उन्होंने 7% के आसपास जो था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर रखा। और फिस्कल डेफिसिट जो है वो लेस देन 5% है। तो अगर ये चीज समहाउ सस्टेन होती है, तो हमारी इकोनॉमी जो है वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन के सामने आने वाली है निकटतम फ्यूचर में। सो इट इज अ वेलकम बजट, सो फार इट इज इम्प्लीमेंटेड। अंशुल जी, जो टैक्स स्लैब है उसको लेके लोगों को बड़ी उत्सुकता है कि अभी तक वो क्लियर हुआ नहीं है लोगों को
उसका जो रिजीम है, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बता दें कि वो कैसे उसको आसान भाषा में आप समझा सकते हैं। एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन सर, कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा था। मैंने कहा कि जो टैक्स स्लैब में छूट दी गई है 7 लाख तक की, वो बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रही कि उसका लाभ कैसे मिलना है। तो वो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप बता दें कि वो एक्चुअली है क्या, क्योंकि कई सारा कन्फ्यूजन अभी है। देखिए, ये 2 रिजीम चलती हैं, एक ओल्ड रिजीम चलती है, एक न्यू रिजीम चलती है। बिल्कुल। ये बेसिकली लास्ट ईयर से ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम चल रही है। अब जो ओल्ड रिजाइम है उसके अंदर होता यह है कि 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं होता, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% है और 10 लाख से ऊपर 30% है। पर हाई रेट होने के बाद इसमें छूट दी जाती है, जैसे हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इन्वेस्टमेंट के ATC के छूट दी जाती है, तो बहुत सारी छूट इसमें दी जाती है। जो उन्होंने न्यू रिजाइम डाला, न्यू रिजाइम के अंदर उन्होंने बोला कि हम आपसे छूट सारी वापस ले लेंगे, ना आपको इन्वेस्टमेंट की छूट देंगे, ना आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, ना ही आपको हाउस लोन के इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, हम आपको छूट कोई नहीं देंगे, पर हाँ आपका टैक्स रेट कम कर देंगे। तो इनका ये बोलना है कि 3 लाख रुपए तक एक्चुअली वास्तविक तौर पे कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक 5% टैक्स है और 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स है, जिस हिसाब से स्लैब रेट बनाया गया। बिल्कुल। तो जो 7 लाख वाला है, मतलब जो 7 लाख पे टैक्स निकलेगा, आपको पहले टैक्स तो निकालना, ऐसा नहीं कि 7 लाख तक टैक्स नहीं निकलेगा। तो पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से लेकर 6 लाख तक 5% यानी कि 15,000 रुपए का टैक्स, 6 से लेकर 7 लाख रुपए तक 10% टैक्स आता है, यानी कि 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए। जी। तो 25,000 रुपए का टैक्स आता है 7 लाख रुपए तक न्यू रिजाइम में। ये 25,000 रुपए की पूरी जो टैक्स है, ये इसको छूट के फॉर्म में गवर्नमेंट हमें वापस दे देगी। तो टैक्स कैलकुलेट जितना हमने करा वो जीरो हो जाएगा। मतलब ये बोलना करेक्ट नहीं है कि टैक्स जीरो है, टैक्स तो होगा, लेकिन वो 7 लाख तक में आपको देना नहीं पड़ेगा, वो आपकी छूट आ जाएगी। तो छूट के बाद आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर जैसे ही आप इसमें क्रॉस करेंगे, जैसे 7 लाख से बढ़कर अगर आप 20,000 रुपए भी क्रॉस कर जाते हैं, 10,000 रुपए भी इनकम क्रॉस कर जाती है, तो जितनी छूट थी आपकी वो पूरी की पूरी छूट खत्म हो जाएगी। और 25,000 के ऊपर 25,000 तो लगेगा, प्लस 7 लाख से ऊपर जितनी इनकम होगी उसका 20% लगना स्टार्ट हो जाएगा, 10% लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो 7 लाख से यदि थोड़ा भी ऊपर बढ़ते हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसमें आपको लग रहा है कि कुछ नए लोग और दायरे में आएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं इनकम टैक्स जो इतने बड़े देश की आबादी है और जो इनकम टैक्स पेयर की संख्या उसके मुकाबले बहुत कम है, तो शायद वो बढ़ जाएगी कहीं। सर देखिए, ये एक तो एक डेफिसिट वाला है, मतलब ये मैंने बताया पहले भी वर्ड यूज करा था, लॉलीपॉप देने के लिए ये चीजें दी गई हैं जी। तो हालांकि टैक्स पेयर्स पहले बहुत कम थे। अगर हम एज कंपेयर टू लास्ट ईयर देखें तो टैक्स पेयर्स में एक बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, जो गवर्नमेंट का डाटा बोलता है। बिल्कुल। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट आने वाला है इसके कारण, कि जो टैक्स का अमाउंट हमने पे करा है, बट गवर्नमेंट ने उसका प्रॉपर प्रोविजन रखा। जैसा मैं अभी बजट रीड ही कर रहा था, बहुत लंबा टाइम तो हुआ नहीं, इतना मोटा कर रहा था तो मैं बस उसको एक्सपेंसेस निकाल के रीड कर रहा था, तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स के कारण रेवेन्यू लॉस होने वाला है उसका प्रॉपर प्रोविजन रखा है उस 7% के अंदर। अब देखते ये है कि इसमें जो उनका डाटा है, जो कैलकुलेशन है कि इतने % लोग इसके अंदर फॉल करेंगे, वो कितना जस्टिफाई होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम और बाकी चीज़ों में छूट दी गई है, तो आपको लग रहा है कि शायद ये जो वैश्विक मंदी की आहट सुनाई दे रही है, तो भारत अपने आप में इतना एक बड़ा बाजार है, तो शायद घरेलू मांग उससे निकले और इंडस्ट्री को नई जान मिले। और उसमें एक चीज और देखिए, चांदी पे आपने बढ़ाया है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर आप छूट दे रहे हैं, तो एक तरफ से आप छूट देते दिख रहे हैं, दूसरी तरफ से लेते दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा उपयोग होता है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे देखिए क्या है कि हम आत्मनिर्भर भारत, इनका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है आत्मनिर्भर भारत का, मतलब ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। हालांकि मेरी एक थॉट प्रोसेस ये थी कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो मोबाइल के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर बढ़ा दी जाएगी ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर दिया जाए, बट इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी इसके ऊपर कम करी है, तो ये एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर रहा। इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो सप्रेस होंगे, और एक्सपोर्ट जो हम कर रहे थे, जो हम एक्सपोर्ट का सेगमेंट लेके आ रहे थे, हमारे रेट्स कॉम्पिटिटिवली हायर हो जाएंगे। तो लिथियम बैटरी जो है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम करना इज अ वेरी वेलकम डिसीजन, क्योंकि जो हमारे घरेलू डोमेस्टिक उत्पाद होंगे उसमें जहाँ पे लिथियम बैटरी का यूज होगा, वो प्रोडक्ट्स डेफिनेटली सस्ते हो जाएंगे और हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन एज वेल एज हम एक्सपोर्ट के लिए बेटर कर पाएंगे। बट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे इंपोर्ट ड्यूटी सेग्रीगेट करके कम करना था। जैसे जो कंपोनेंट्स हैं जो हमारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे हैं या जो कंप्यूटर में यूज हो रहे हैं,
सिर्फ अगर उतने सिलिकॉन चिप हो गई, इन चीजों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम करते और बाकी चीजों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते तो एक बैलेंस भी हो जाता शायद, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोशन मिलता। पर एक यूनिफॉर्मली इंपोर्ट ड्यूटी कम करना, जैसा कि मैं अभी तक बजट में देख पाया हूँ, वो मेरे थोड़ा सा समझ के बाहर है। ठीक है, हम आपसे और तकनीकी चीज़ों पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे दो मेहमान और जुड़ गए हैं, दीपचंद राठौर हैं कांग्रेस से और ब्रजेश पांडे जो हैं बीजेपी से। तो राठौर साहब, बजट पहली बार हम सोचते थे, एक जो राजनीतिक दल एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, संतुलित बजट है। इस बार तो कांग्रेस के पास भी कुछ कहने को नहीं बचा है। हमने सुना शशि थरूर भी तारीफ कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ने भी तारीफ की है कि अच्छा बजट है। शशि थरूर सिर्फ एक कमी बता चुके हैं उसमें कि मनरेगा पर कुछ नहीं बोला। आदरणीय ब्रजेश जी, देखिए हर बार इस देश के सामने पिछले 8 सालों से एक हवाई बजट आता है। अगर इकोनॉमी की सर्वे की मैं बात करूं 2022 की, तो पहले ही कहा गया था कि 8 से 8.3% बताई थी और एक्चुअल 7% के आसपास हुई। अब वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन 6 से लेकर 6.30% तक रहेगा, तो इस हिसाब से तो 5.5% होनी चाहिए। लेकिन आम जनता और आम नागरिक ये नहीं समझता कि जीडीपी कितनी बढ़ रही है। आम जनता को तो उसको ये चाहिए कि हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतों की जो चीजें हैं वो कितनी महंगी पड़ रही है। जब कांग्रेस सरकार की सरकार थी 2014 के अंदर, बजेजी जब दूध फुल क्रीम 48 रुपए का था, टोंड 38 रुपए का हम छोड़ के गए थे, और पिछले 8 सालों में फुल क्रीम 64 रुपए का हो गया है, टोंड 52 रुपए पर हो गया। मतलब 16 और 14 रुपए का इजाफा 8 साल में हुआ है। और देखिए आटे के दाम 5 बार बढ़ा चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि जिस देश की साख रुपया बराबर, डॉलर और रुपये को बराबर किया जाएगा, और उन्होंने कहा था कि अपने भाषण में जिस देश की साख गिर जाती है उस देश का रुपया गिरता है। राठौर साहब, दूसरी तरफ भी तो देखिए वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति चल रही है, प्रति व्यक्ति आय भी तो बढ़ी है। अरे मेरे मालिक, वही तो आराम ब्रजेश जी। अच्छा आप बताइए, उन्होंने मोदी जी ने कहा था कि 2022 के अंदर हम किसानों की आय डबल करेंगे। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, देश का अन्नदाता है। तो आप ये बताइए ना, किसानों की तो जेब खाली कर दी उन्होंने। मोदी जी ने कहा था कि 2022 में डबल हो जाएगी और 2000 रुपये देके उनको जवाब तो ब्रजेश पांडे दे देंगे। आप तो हमको बजट पर आप बताइए राठौर साहब कि बजट में आपको क्या खामियां दिख रही हैं। मैं कह रहा हूँ, देखिए जो उन्होंने कहा था फूड सब्सिडी उन्होंने काट दी, पेट्रोल सब्सिडी उन्होंने काट दी, मनरेगा बजट को उन्होंने काट दिया। तो बताइए, एक बात मैं आपसे चाहूंगा, देखिए मनरेगा का तो कोई जिक्र नहीं हुआ ना, इसलिए अभी कह नहीं सकते हैं कि उसमें काटा है कि नहीं काटा है, जल्दबाजी होगी। खुशहाली और संपत्ता लाएगा। देखिए आज इतनी भी जो घरेलू चीजें हैं, तेल है, आटा है, सीमेंट है, डीजल है, पेट्रोल, ये इन बजट में ये तो जरूरत की चीजें हैं, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बजट होता है, बजट का मतलब होता है लोगों को राहत पहुंचाना, बुलाना। देखिए आज लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई आज पेट्रोल देखिए 100 के पार हो चुका है। तो देखिए कहीं ना कहीं जनता को तो ये तो आपकी सरकारें, जहाँ उनकी सरकारें राज्यों में वो वेट कम कर ले, पेट्रोल डीजल सस्ता हो। हाल में आपकी एक सरकार बनी है हिमाचल में, उन्होंने बढ़ा दिए 3 रुपए लीटर, पहले ही 35 दिन के अंदर सबसे पहले उन्होंने दाम बढ़ाए। उन्होंने कितना कर्ज करा था ये भी देखिए ना सर। आज देखिए जब 8 सालों के अंदर 70 साल के अंदर 54 लाख करोड़ का कर्जा था, और आज मोदी जी का आते कितना कर्जा हो गया, 300 गुना कर्जा उन्होंने कर दिया। और आप कह रहे हो देश विकास की ओर जा रहा है, तो देश विकास की ओर किस तरह जा रहा है बताइए। जिस टाइम अडानी अंबानी तो आपको माफ कर रहे हैं, किसानों के कर्ज माफ नहीं कर रहे, तो ये देश की अर्थव्यवस्था कहाँ बैठी भाई। आपसे किसानों को तो यंत्र सेक्टर से लेकर जो भी उपकरण, कर्ज माफी समस्या नहीं है, का समाधान नहीं है ना राठौर जी। पहले भी सरकारों ने कर्ज माफी की है, लेकिन किस तरह से कृषि को आय बढ़ाई जा सके, उसके खर्चे कम किए जा सकते हैं, वो उपाय होना चाहिए। ये तो तत्कालिक होगा कि कर्ज माफी करो, आपने भी वादा किया था, लेकिन सबके कर्ज माफ नहीं किया आपने राजस्थान में कर्ज माफ कर दिया, छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी की बात करते हैं, लेकिन क्या किसान वहां संतुष्ट हैं? पूरे किए हैं। देखिए कांग्रेस की सरकार ने 8 साल में जो वादे किए आज तक उन्होंने पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। इसका जवाब तो पांडे जी से ले लेते हैं। पांडे जी, इससे पहले भी बजट आया था और आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, तमाम तरह के सपने दिखाए थे, लेकिन 2022 भी निकल गए, 23 में खड़े हैं, स्थिति जस के तस। ठीक है राठौर जी, जवाब ले लेते हैं, आपके सवालों का भी जवाब दे देंगे, सुन रहे थे।
राहत देनी जरूरी है। चौकसी राठौर साहब को जी। पहले शांत कराइए, तब मैं अपनी बात रख पाऊंगा। जी चौकसी साहब, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि देश के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने आज जो बजट पेश किया संसद में, वो बेहद शानदार है, ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व बजट है। देखिए, इस संपूर्ण बजट के अंदर आप देखिए 9.6 करोड़ लोगों को रसोई गैस देने की बात की गई, 44 करोड़ लोगों की बीमा की बात की गई है, विकास दर 7% होने की उम्मीद वित्त मंत्री ने जताया है, स्टार्टअप इंडिया की बात हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे नर्सिंग होम की बात हो, नर्सिंग कॉलेज की बात हो, 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात किया माननीय वित्त मंत्री जी ने, 47 लाख करोड़ रुपए को स्किल ट्रेनिंग देने की बात की गई है, और 7 करोड़ लोगों के लिए, इस पूरे परिवार को के लिए, उसको चलाने के लिए वित्त मंत्री जी ने अलग से प्रावधान ये तो सुबह किया से है। हमारे दर्शक 80 भी देख करोड़ रहे लोगों हैं, को बार बार हम मुफ्त में राशन स्क्रीन पे दिया भी गया दिखा है। रहे हैं पांडे जी। जी, जो वादे किए थे पहले उसकी बात कर लें। ये तो तमाम तरह के सुबह से निर्मला जी सुना रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब राठौर जी बोल रहे हैं, फिर मैं बोल दूं ना साहब। हाँ, राठौर जी मैं- शांत हो गए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई कि क्रिस्टियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब आप मुझको बताइए कि इससे बेहतर बजट क्या हो सकता है, जहाँ पे भारत को वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलने की ओर प्रेरित किया गया है। यही स्कीम के तहत उन्होंने, चाहे वो आर्थिक विकास की बात हो, चाहे सतत विकास की बात हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे महामारी हो, सारे प्रमुख वैश्विक चुनौतियों को सामना करते हुए भारत को उस पंक्ति में खड़ा करना, जिसके लिए भारत जाना जाता है। आज आप देखिए, इस संपूर्ण बजट के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 66% पीएम रिलीफ राशि में इजाफा करने की बात किया, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए दिए, किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए दिए। इससे हमारे यहाँ का जो किसान बंधु है, हमारे यहाँ का युवा है, हमारे यहाँ की महिलाएं हैं, उनको सशक्तिकरण दिशा देने का तो प्रयास किया गया है। साथ साथ एक चीज ये किया गया है संपूर्ण बजट के अंदर कि जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था जो होती थी, जहाँ पारदर्शिता नहीं थी, उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। चाहे वो गेहूं की बात हो, चाहे धान की बात हो किसान के लिए, चाहे कपास की बात हो, चाहे अरहर की बात हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, इन सब की बातों को प्रमुखता दी गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस बात को लेकर के एक किसान भाई हमारे नई फसल बीमा सरकार से मांगा करते थे, उस बात को भी इंगित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, फूड कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं। हम समझते हैं कि बेहद शानदार बजट है, और इस बजट को लेकर के तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है, चाहे वो डिजिटल लेकिन लाइब्रेरी वो की कह रहे हैं बात ना, हो। गैस सिलेंडर तो आप नए दे रहे हैं, नए कनेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन लोग रिफिल ही हाँ। नहीं करा पा रहे हैं ना, महंगाई की वजह से। जी, महंगाई पे तो किसी तरह से अंकुश नहीं लगा, रिफिल ही नहीं करा पा रहे हैं। सिलेंडर जिन लोगों को आपने दे दिया है। आपने देखा है कि पूरे विश्व ने जो है कोरोना का सामना किया, धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, लेकिन जो जीडीपी हमारी 4% थी, उसको बढ़ा करके अगर जो है 7% में लाने की उम्मीद हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है। हमारी ग्रोथ को, जीडीपी को मनोज जी, इसमें एक चुनावी झलक भी दिखती है, चाहे हम देखते मुफ्त अनाज की योजना हो, चाहे कर्नाटक की बात हो जहाँ पे विशेष पैकेज दिया गया, तो ये आगे के लिए भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये पूर्ण बजट है, अब तो जो भी बजट आएगा, अंतरिम बजट आएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, इसलिए सरकार ने एक, हम देख रहे हैं कि इसके बाद भी ऐसी कोई लोक लुभावन घोषणाएं की नहीं है। अंशुल जी भी हमारे साथ जुड़े। अंशुल जी, दो एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें। अभी तक हम देख रहे हैं कि आधार को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी, लेकिन इस बजट में घोषणा की गई कि जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड धारक, उनको पहचान पत्र के रूप में मान्यता मिल गई है, सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? कर दिया था, मतलब आप नाउ यू कैन लॉग इन बाय द मींस ऑफ आधार। तो जो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन रही थी, वो ये बन रही थी कि आधार विल बी अ कॉमन आइडेंटिटी नंबर फॉर एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप हर चीज को आधार से लिंक कर देंगे, फिर आपके पास एक सिंगल लॉगिन में जब आधार रह जाएगा, इट शुड बी अ यूनिवर्सल आइडेंटिटी। तो सब्सिडीज के लिए वापस से पैन को बेस बनाना, ये मुझे भी अभी तक ईमानदारी से बताऊं तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि वापस से पैन लिंक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आधार इज मोर ऑथेंटिक प्रूफ। तो ये समझना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये मेरे भी समझ के परे है कि पैन को बेस क्यों बनाया गया सब्सिडी के लिए। उसका एक लाभ ये शायद हो सकता है कि क्योंकि आधार में हमने देखा कि हर 10 साल में आपको अपडेट कराना है, तमाम सारी दिक्कतें। एक दिक्कत ये भी आ रही थी, हमने देखा है कि जिनके फिंगरप्रिंट्स नहीं ले पा रहे हैं मशीनें, जो मजदूर लोग हैं जिनकी उंगलियों के निशान घिस चुके हैं,
उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, खासतौर से जो PSO मशीनों से राशन लेने जाते हैं गरीब लोग। तो शायद एक नज़र में होगा कि अगर उनके पास पैन कार्ड होगा तो उसको भी मान्यता मिल जाए तो शायद कोई आसानी हो, और जो लोग सर, पैन ये कार्ड बनवा बायोमेट्रिक लेंगे तो निकट भविष्य में शायद वो ITR भरेंगे। लेना देना नहीं था जी, सब्सिडी का बायोमेट्रिक सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था। अगर आधार की मैं बात करूं तो आधार इज अ मोर कॉमन प्रूफ। मैक्सिमम लोगों के पास आधार है, पैन तो फिर भी सेल्डम लोगों के पास है। तो मतलब आप अपन सोचने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं, पर बायोमेट्रिक वाला मैटर जो है वो मेरे को अभी भी नहीं पच रहा है, क्योंकि सब्सिडी जो दी जाती है वो तो कोई ना कोई एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और आधार से अच्छा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मुझे नहीं लगता भारत में कोई दूसरा है। निश्चित। मेरा ओपिनियन ये है कि इसका लॉजिक मेरे को भी अभी समझ में नहीं आया। हो सकता है कोई बड़ा रीजन होगा जो मेरी समझ से परे है। अच्छा, एक और चीज़ है अंशुल जी कि हमने देखा महिलाओं की बात करें तो जो उनके लिए 7.5% ब्याज दर की बात हुई है, उसको किस नज़रिए से, एक चुनावी नज़रिया भी कि महिला, दूसरा कि जो बचत में कमी आई है कोरोना काल के बाद बैंकों के पास, तो शायद उसको बढ़ावा देना हो, क्योंकि जितना कम लगातार हम देख रहे थे कि ब्याज दरें कम होती जा रही थी। सर देखिए, ये हर बजट के अंदर कुछ ना कुछ तो लुक्रेटिव चीज डालनी पड़ती है, जिससे हर वर्ग, मैंने बताया ना, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, बिल्कुल। आपको हर वर्ग को खुश रखना है। और आपके जब 50% वोटर जो है वो महिला हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए आपको एक अलग से एक सेगमेंट देना है, नहीं तो एक वर्ग आपका छूट जाएगा। तो मेरा नजरिया इसमें पॉलिटिकल ज्यादा है जी हाँ, और देखते भी हैं कि देश में किस तरह से हम महिलाएं बचत करती हैं। नोटबंदी में भी सामने आया है कि लोगों के पास किस तरह से राशियां निकली महिलाओं के लिए। तो कम से कम एक वो तो रास्ता देना ही था सरकार को कि आप यहाँ बैंक में जमा कीजिए, अब आपको हम ब्याज देंगे। आपकी आवाज, या शायद ये भी हो सकता है जो गोल्ड स्कीम सरकार लाई थी वो उतनी सक्सेस नहीं हुई कि जिस अनुपात में सोना बाजार में आना था बैंकों में जमा हो जाता। तो शायद एक ये कि चलो सोना ना सही, आप अपनी बचत ही बैंक में रखिए। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। चलिए, अभी तो बहुत सारे पहलुओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी बजट आया है, विशेषज्ञ भी उसे पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर समझेंगे, और हमारे दर्शकों को इसी तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे, उनके सामने नए तथ्य लाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजट के बाद आप खबरों के लिए देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।